घर खरीदना हर मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है, लेकिन सोचिए अगर एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी लाइफ टाइम की सेविंग डूब जाए तो आप क्या करोगे। हर साल हजारों लोग प्रॉपर्टी फ्रॉड का शिकार बनते हैं, जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स, लीगल डिस्प्यूट्स और फिर कोर्ट के चक्कर। अगर आप घर, प्लॉट या फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने का लीगल प्रोसेस क्या होता है, कैसे पता करें कि प्रॉपर्टी असली है या फेक है, और साथ ही कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको चेक करना जरूरी होता है, जिसकी जानकारी से आप किसी भी तरह के फ्रॉड से खुद को और अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए या बिना लीगल एडवाइस लिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे थी, या उस पर लोन चल रहा था, या कोर्ट केस चल रहा था। ऐसे फ्रॉड केसेस में लोग फंस जाते हैं और फिर उन लोगों को कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका अपने घर का सपना सिर्फ एक सपना बन के ही रह जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉपर्टी का टाइटल यानी ऑनरशिप को वेरीफाई करना। आपको ये कंफर्म करना होता है कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का असली और लीगल मालिक है भी या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि उसके पास ओरिजिनल सेल डीड है या नहीं। सेल डीड एक रजिस्टर्ड लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि प्रॉपर्टी किसने, किससे और कब खरीदी थी। अगर प्रॉपर्टी रीसेल वाली है तो पुराने सेल डीड की चेन चेक करना जरूरी होता है। इसे चेन ऑफ ऑनरशिप भी कहा जाता है। अगर बीच में कोई सेल डीड मिसिंग है तो सस्पिशन बनता है। ऐसे केसेस में एक प्रॉपर्टी लॉयर से ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी लेना चाहिए, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, मॉर्गेज या लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर ईसी निल आता है तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी क्लियर है। साथ ही आपको प्रॉपर्टी का म्यूटेशन रिकॉर्ड भी चेक करना होता है, जो लोकल म्युनिसिपल ऑफिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता है। म्यूटेशन रिकॉर्ड में करेंट ऑनर का नाम होता है। अगर म्यूटेशन रिकॉर्ड में सेलर का नाम नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये देखना कि प्रॉपर्टी किस जोन में आती है, जैसे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चरल। ये आपको इंश्योर करना है कि आप जिस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो पर्पस लीगली अलाउड है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे हैं तो वो लैंड रेजिडेंशियल जोन में होनी चाहिए। अगर वो लैंड एग्रीकल्चर जोन में है तो बिना कन्वर्जन के उस पर घर बनाना इलीगल होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कि प्रॉपर्टी किस जोन में है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट या फिर म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिल सकती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में डीडीए है, नोएडा में है नोएडा अथॉरिटी, और मुंबई में है बीएमसी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर लैंड कन्वर्जन हुआ है तो आपको लैंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी देखना चाहिए। अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से चेक करना ही सबसे बड़ा लीगल सेफ्टी स्टेप होता है। चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो देखने जरूरी होते हैं। सबसे पहले आता है सेल डीड यानी रजिस्टर्ड डीड। ये मेन डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूव करता है कि प्रॉपर्टी लीगली किसके नाम पे है। सेकेंड नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है मदर डीड, जिसे हम चेन ऑफ टाइटल भी कहते हैं। ये पुरानी सेल डीड्स की चेन होती है जिससे ऑनरशिप का पूरा रिकॉर्ड मिलता है। थर्ड डॉक्यूमेंट है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी। ये बताता है कि प्रॉपर्टी पे कोई लोन, मॉर्गेज या कोई लीगल चार्ज तो नहीं है। फोर्थ नंबर पे आता है खाता, या फिर जिसे हम म्यूटेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। म्यूटेशन सर्टिफिकेट से पता चलता है कि लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी में, लोकल म्युनिसिपल रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। फिफ्थ नंबर पे आता है प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट। सेलर ने सारे प्रॉपर्टी टैक्स टाइमली पे किए हैं या नहीं, ये कंफर्म होता है प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट से। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। अगर आप फ्लैट या कंस्ट्रक्टेड हाउस ले रहे हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग का प्लान अथॉरिटी ने अप्रूव किया भी था या नहीं। इसका मतलब ये है कि फ्लैट या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी। 7 नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसे जनरली सीसी भी कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट लोकल अथॉरिटी तब इशू करती है जब बिल्डिंग रूल्स के हिसाब से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसे जनरली ओसी भी कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट से ये प्रूव होता है कि बिल्डिंग लीगली कंप्लीट हो चुकी है और रहने के लिए सेफ है।
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है यूटिलिटी बिल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या सोसाइटी मेंटेनेंस बिल। इन्हें चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी पेंडिंग बिल तो नहीं है। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट बिल्डर या सोसाइटी की तरफ से मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिल्डर से फ्लैट ले रहे हैं तो बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक करना जरूरी होता है। आप रेरा पोर्टल पर जाकर बिल्डर का प्रोजेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएं तो नेक्स्ट स्टेप होता है एग्रीमेंट टू सेल बनाना। ये एक प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि प्रॉपर्टी किस प्राइस पे, किस कंडीशन पे और किस डेट तक सेल होगी। इस एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बायर और सेलर की फुल डिटेल्स, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन जैसे एड्रेस हो गया, एरिया हो गया, फ्लैट नंबर वगैरह वगैरह, टोटल सेल प्राइस, एडवांस अमाउंट या फिर टोकन मनी की डिटेल्स, बैलेंस पेमेंट की डेट्स, पोजेशन डेट्स क्या रहेंगी, पेनल्टी क्लॉज क्या रहेगा अगर कोई डिले हो, और कैंसिलेशन टर्म्स। ये एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है और दोनों पार्टीज के सिग्नेचर्स होते हैं विटनेस के साथ। जनरली ये एग्रीमेंट नोटराइज कराया जाता है, पर आप चाहें तो इसे रजिस्टर भी करा सकते हैं फॉर एडिशनल सेफ्टी। एक बात जरूर याद रखिएगा कि एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए एक लॉयर की हेल्प जरूर लें। ये एक स्मॉल कॉस्ट है लेकिन आपको बड़े लीगल रिस्क से बचा सकती है। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो बैंक भी अपनी तरफ से प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करता है। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, जैसे टाइटल डीड, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, प्लान अप्रूवल। बैंक अपने लीगल पैनल लॉयर और वैल्यूअर से प्रॉपर्टी का लीगल रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट भी बनवाता है। बैंक के अप्रूवल के बाद ही आपको सैंक्शन लेटर मिलता है जिसमें लोन अमाउंट, ईएमआई और टेन्योर डिटेल्स मेंशन होती हैं। लोन अप्रूव होने के बाद बैंक सेलर को पेमेंट करता है, मोस्टली डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल लीगल स्टेप, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड। ये स्टेप प्रॉपर्टी के लीगल ऑनरशिप ट्रांसफर का सबूत होता है। इस प्रोसेस में बायर और सेलर दोनों सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट होते हैं। सेल डीड स्टैम्प पेपर पर तैयार की जाती है, फिर बायर को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वैल्यू। ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। फिर दोनों पार्टीज और 2 विटनेस के सिग्नेचर लिए जाते हैं। सेल डीड ऑफिशियली रजिस्टर होने के बाद एक रजिस्टर्ड कॉपी बायर को मिलती है, जिसके बाद आप ऑफिशियली प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ऑनर का नाम बदलकर नया नाम लिखवाना। आपको लोकल म्युनिसिपल ऑफिस में एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें आप सेल डीड की कॉपी और अपने आइडेंटिटी प्रूफ्स लगाते हैं। म्यूटेशन होने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बिल और म्युनिसिपल रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाता है। ये फ्यूचर में रीसेल या लोन के लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब आता है सबसे खुशी का मोमेंट, घर का पोजेशन लेना। बिल्डर या सेलर आपको पोजेशन लेटर देता है। आपको उस टाइम भी कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मीटर वर्किंग है या नहीं, सोसाइटी मेंटेनेंस या ड्यूज क्लियर है या नहीं, एनओसी मिल गया है या नहीं। इसके बाद आप घर का सिंबॉलिक की हैंडओवर लेते हैं और ऑफिशियली आपके सपनों का घर आपके नाम हो जाता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग अक्सर कर देते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे सिर्फ वर्बल डील पर ट्रस्ट करना। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी घर खरीदें तो हमेशा रिटन एग्रीमेंट बनवाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स देखे बिना कभी भी एडवांस पेमेंट ना करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गलती से या फिर भूल कर भी कभी भी ब्लैक मनी जैसे कैश ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह है कि कभी भी बिना लॉयर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहिए। एंड लास्ट बात, सोसाइटी ड्यूज या पेंडिंग बिल्स इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जरूर चेक करिए कि सोसाइटी मेंटेनेंस या ड्यूज क्लियर है या नहीं। ये छोटी गलतियां आगे चलकर बड़े लीगल प्रॉब्लम बन सकती हैं। अब आप कहेंगे कि सर इतनी बातें एक नॉर्मल आदमी कैसे याद रख पाएगा? तो भाई कोशिश करो, ये सब चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए ही बताई गई हैं। फिर भी आप चाहें तो एक टाइटल सर्च रिपोर्ट और लीगल ओपिनियन प्रोफेशनल प्रॉपर्टी लॉयर से रिटर्न में ले सकते हैं। ये एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है जो बताती है कि प्रॉपर्टी लीगली सेफ है या नहीं। ये आपके लोन प्रोसेस में भी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप लीगल प्रोसेस ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर आप ये हर स्टेप ध्यान से फॉलो करते हैं, जैसे टाइटल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक, सेल एग्रीमेंट, सेल डीड रजिस्ट्रेशन या फिर म्यूटेशन, तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को सेफ और सिक्योर बना सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना एक इमोशनल डिसीजन है, लेकिन उसके साथ साथ लीगल क्लैरिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम और लीगल वेरिफिकेशन कर लेना फ्यूचर में आपको बहुत बड़े टेंशन से बचाता है।
घर खरीदना हर इंसान का एक सपना होता है, लेकिन ये सपना सही तरीके से तभी पूरा होता है जब आप उस घर को खरीदते वक्त पूरा लीगल प्रोसेस सही से फॉलो करते हैं। कमेंट करके बताएं आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट कौन सा लगता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, जिससे वो भी जागरूक बने और फ्यूचर के किसी भी तरह के प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचे रहें। और मेरे यूट्यूब चैनल अधिनियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां मैं लॉ और लीगल प्रोसेस को समझाता हूं सिंपल और कॉमन लैंग्वेज में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।